खनिज संसाधन को देखते हैं हम, है ना। आज का जो टॉपिक है ना, मध्य प्रदेश के खनिज, ठीक है। लेकिन मध्य प्रदेश के खनिज संसाधनों को देखने से पूर्व हमें कुछ दो चार चीजों को समझना होगा, है ना। नॉर्मल चीजें ही, ये कोई आपको पूछी नहीं जाएगी, लेकिन इसका अर्थ पता होना चाहिए, है ना। संसाधन क्या होता है, खनिज क्या होता है, अयस्क क्या होते हैं, है ना। इन तीनों में आपको थोड़ा सा अंतर पता होना चाहिए। जब हम भारत में खनिज संसाधन को देखेंगे तो ये थोड़ा डिटेल में लेंगे हम, है ना। ये वाला टॉपिक हमारा, है ना, भारत के परिप्रेक्ष्य में बाकी है। तो संसाधन क्या होता है ना। संसाधन प्रकृति के द्वारा दिए हुए, है ना, वे पदार्थ है जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यानी कि कौन सी आवश्यकता, मूलभूत आवश्यकता। जैसे आपको पता है कि भैया आज यहाँ पर आप पढ़ने के लिए बैठे हो तो आपको टेबल आवश्यक है, लेकिन क्या टेबल आपकी मूलभूत आवश्यकता है? नहीं है, है ना। तो टेबल आपकी मूलभूत आवश्यकता नहीं है। पंखा है, पंखा आपकी मूलभूत आवश्यकता नहीं है। मूलभूत वे होते हैं जिसके बिना आपका जीवन चल नहीं सकता है आज वर्तमान समय में, है ना। सामान्य तौर पर आप ऐसा देख सकते हो, रोटी कपड़ा मकान कहते नहीं कहते। तो ये है ना। हवा है, जैसे ऑक्सीजन है, संसाधन है। मृदा है, संसाधन है। जल है, संसाधन है। लोहा है, संसाधन है। आज पूरी अर्थव्यवस्था उन पर दौड़ रही है ना। और खनिज वे चीज होते हैं, याद रखना है खनिज क्या होते हैं, इस पर भी आएगा। संसाधन पर हम पहले देख लेते हैं, है ना। तो संसाधन, जैसे टेबल मैंने कह दिया, तो टेबल याद रखना ये साधन मात्र है। अगर टेबल नहीं हुए तो नीचे बैठकर भी आप पढ़ सकते हो। कलम क्या है, साधन है। अगर नहीं भी हुआ तो मैं आपको मौखिक शिक्षा दे सकता हूँ, दे सकता हूँ, है ना। पहले मौखिक ही दी जाती थी, है ना। जैसे जैसे समय बीतता चला गया, सरलीकरण होते चला गया, साधन बढ़ते चले गए, है ना। पहले क्या होता था, पहले मार्कर आते थे, एक चौक आता था, चौक से आपको समझाते थे। समय बदला, डिजिटल हुआ तो आपको पिक्चर जो है वो यहीं पर दिखाई देती है, थोड़ी सी और क्लियरिटी आ जाती है। लेकिन इसके बिना भी तो आप समझ सकते हो ना, ऐसा तो है नहीं कि नहीं समझ सकते। क्योंकि पहले अगर डिजिटल जमाना नहीं था तो लोगों के पास वो चित्र नहीं थे, फिर भी तो पढ़ते थे ना। अब जिनके पास चित्र नहीं थे वही हमें पढ़ा रहे हैं, ना। जो पुराने मार साहब है वही तो पढ़ा रहे हैं स्कूलों में भी। तो फिर इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वो साधन कहलाते हैं, है ना। साधन सहायक होते हैं, यानी कि आपको, है ना, या आप कह सकते हो कि जब आप पढ़ते हो तो पढ़ने में जो सहायता कर रहा है वो साधन है। क्या है? साधन मात्र है। लेकिन संसाधन क्या होते हैं? जिनके बिना हमारी मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ण नहीं हो सकती है। समझ में आ रहा है ना। हवा हो गई, पानी होगी, जल हो गया, ये सब क्या है? ये संसाधन है ना। अब संसाधन में हम क्या पढ़ रहे हैं? खनिज संसाधन के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? खनिज संसाधन। तो प्राकृतिक रूप से बना हुआ कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ जिसकी एक निश्चित रासायनिक संगठन होगा, परमाणु संरचना होगी और कुछ उसकी भौतिक विशेषताएं होती है, वो क्या कहलाते हैं? खनिज। और ये खनिज किससे मिलकर बने होते? तत्वों से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? तत्वों से मिलकर बने होते हैं, है ना। तो आयरन के होंगे, मैंगनीज के होंगे, ऑक्सीजन के होंगे। तो बहुत सारे जो है ये तत्व आपस में मिलकर जो है वो खनिज पदार्थों का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? खनिज पदार्थों का निर्माण करते हैं, है ना। अब ये भी ध्यान रखना है, ये बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं खनिज। और अगर हम हमारे क्रस्ट की बात करें तो सारे जो खनिज पदार्थ है वो हमारे इन्हीं क्रस्ट में पाया जाता है, चट्टानी अवस्थाओं में है। ये चट्टान में अगर हम खनिज देख रहे हैं तो आज तक याद रखना है हमें 2000 से भी अधिक खनिजों की प्राप्ति हुई है, 2000 से अधिक। लेकिन माना जाता है, प्राप्ति तो नहीं, लेकिन माना जाता है कि 2000 से भी अधिक जो है वो खनिज जो है हमारी क्रस्ट में पाया जाता है, यानी कि भूपर्पटी में पाया जाता है। लेकिन जब अध्ययन किया गया तो इस भूपर्पटी का अधिकांश भाग जो है वो 24 प्रमुख खनिजों से मिलकर बना है। कितने? 24 प्रमुख। और इन्हीं 24 खनिजों को याद रखना है, चट्टान निर्माता की संख्या भी दी जाती है। अब इन 24 में से भी याद रखना है इसका अधिकांश भाग में जो है वो 6 खनिजों का ही ज्यादा योगदान है। कितने? 6 खनिजों का, है ना। ओलिविन हो गया, माइका हो गया, फेल्सपार हो गया। इन 6 खनिजों की जो है वो प्रधानता है, याद रखना है। इन 6 में याद रखना, ये 6 किसमें प्रमुख है? ये 24 प्रमुखों में भी सबसे ज्यादा मात्रा जो है 6 खनिजों की है। और हमारे क्रस्ट का 98% भाग जो है, अधिकांश भाग जो है वो किससे बना हुआ है?
24 प्रमुख खनिजों से मिलकर बना है। और खनिज कई तत्व यौगिकों का समूह होता है। अब तत्व यौगिकों का समूह होता है तो स्वाभाविक सी बात है कि तत्वों की प्राप्ति इन्हीं खनिजों में होगी, पदार्थों की प्राप्ति इन्हीं खनिजों में होगी। और ये खनिज कहां पर होंगे? चट्टान में होंगे, तो चट्टान की खुदाई करना पड़ेगी। तो स्वाभाविक सी बात है कि हम हमारी भूपर्पटी में जब आप खुदाई करते हैं तो खुदाई करके हमें क्या मिलता है? खनिज। अब कौन से खनिज में किस तत्व की प्रधानता है, इस पर आप निर्भर है, इससे आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा अयस्क हो सकता है। अब अयस्क क्या होते हैं ये समझ लेना है। अयस्क खनिजों के वे रूप है, या समझना है कि अयस्क वे चीज है जिनका हमें आर्थिक महत्व होगा, जिनसे हमें लाभ हो रहा है ना? समझे बात को। वे खनिज जिनसे धातु व्यापारिक रूप से अर्थात कम खर्च में अधिक मात्रा में निष्कर्षित की जा सकती है, अयस्क कहलाती है ना? दूसरे शब्दों में अगर हम देखें, जिन खनिजों से धातु को आसानी से व कम खर्चे से प्राप्त किया जा सकता है, अयस्क कहलाते हैं। अब मान लेते हैं मेरे पास ये एक खनिज है, इस खनिज में याद रखना है 5% जो है वो आयरन का मात्रा है, और मेरे पास दूसरा खनिज है जहां पर 40% आयरन की मात्रा है ना? खनिज ये भी है, खनिज ये भी है, दोनों ही खनिज है। अब ये भी खनिज, ये भी खनिज। अब अगर मैं यहां पर अगर खुदाई करता हूं, ये 5% लोहे को निकालता हूं, तो मुझे किंचित मात्रा में जो है लोहा मिलेगा, और उसके लिए मुझे बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। अब आप समझिए कि कम खर्च में, लेकिन यहां खर्च क्या हो गया? ज्यादा लग गया, है ना? अधिक मात्रा में निकला ही नहीं, कम मात्रा में निकला, तो उसका आर्थिक महत्व रह क्या जाएगा? अगर मैं 200 रुपए का यहां से मान लेता हूं कि लोहा निकाल रहा हूं, कितना? 5 केजी लोहा निकाल रहा हूं, समझ आ रहा है? कितना निकाल रहा हूं? 5 केजी में 200 का निकाल रहा हूं, लेकिन मैं अगर आयात कर रहा हूं तो 200 रुपए में मुझे 10 केजी मिल रहा है, तो मैं क्यों खुदाई करूं? मैं क्यों खुदाई करूं? उसका कोई आर्थिक महत्व रहेगा? नहीं रह पाएगा ना। तो इसलिए याद रखना है, ये केवल खनिज बनकर रह जाएगा, लेकिन अयस्क नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां से स्वाभाविक तौर पर मुझे निकलेगा भैया 40% निकल रहा है, तो इसका आर्थिक महत्व भी होगा, है ना? कम खर्च में क्या हो रहा है? अधिक मात्रा में निकल रहा है। इसका अर्थ है कि ये व्यापारिक महत्व है इसका, है ना? यानी कि आसानी से हम कम खर्च में प्राप्त किया जा सकता है, अयस्क कहलाते हैं। तो ये अयस्क हो जाएगा। किसका हो जाएगा? लोहे का अयस्क। इसीलिए इसे क्या कहेंगे हम? लोह अयस्क कहेंगे। क्या कहेंगे? लोह अयस्क कहेंगे। समझ में आ गया? तो देखिए, खनिज दोनों हैं, लेकिन दोनों में से अयस्क कौन सा है? ये वाला अयस्क है। इसका अर्थ है कि अयस्क जो है वो खनिज होगा, लेकिन सारे खनिज अयस्क नहीं हो सकते ना। समझ में आ रहा है? तो ये आपको पॉइंट लिखा हुआ मिलता है कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते हैं। अर्थ समझे अभी? क्योंकि अयस्क वही होगा जिनका कुछ व्यापारिक महत्व होगा, आर्थिक महत्व होगा, जिनसे निकलकर अगर हम उन खनिजों से अगर किसी की प्राप्ति कर रहे हैं, किसी तत्व की प्राप्ति कर रहे हैं, तो उसका कुछ व्यापारिक महत्व होगा। समझ में आ गया? तो यही क्या कहलाएंगे? अयस्क कहलाएंगे। आया समझ में? अब मध्य प्रदेश के बारे में अगर हम चर्चा करें, खनिजों के प्रकार भी देख लेते हैं, है ना? 2 मिनट में आए है तो खनिज जो है सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं, धात्विक और अधात्विक, है ना? ये 2 प्रकार के होते हैं। ये पहला है धात्विक, वे खनिज जिनमें धातुओं की मात्रा होती है, वे खनिज जिनसे धातुओं को प्राप्त किया जा सकता है, वो किया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? धात्विक खनिज कहते हैं ना। जैसे लोहा हो गया, तांबा, मैंगनीज, सोना आदि की प्राप्ति होती है, तो ये सब क्या है? ये धात्विक है, इनमें धातु की मात्रा है, ये धातु कहलाते हैं, है ना? अब धात्विक भी 2 प्रकार के हो सकते हैं, लोह धात्विक और अलोह धात्विक, है ना? लोह धात्विक का अर्थ क्या है? कि इनमें लोहे का परसेंटेज होगा, और अलोह धात्विक का अर्थ क्या है? कि इनमें लोहे का परसेंटेज नहीं होगा। जिनमें लोहे का परसेंटेज है मैंगनीज, निकेल, टंगस्टन। जिनमें लोहे का परसेंटेज नहीं है सोना, चांदी, तांबा, टिन, है ना? ये क्या कहलाते हैं? ये अलोह कहलाते हैं। इनमें लोहे का अंश नहीं होता है, लोह अंश नहीं पाया जाता, यानी कि लोहांश नहीं है, वे अलोह है। और जिनमें लोहांश है वह लोह अंश, यानी कि लोहांश खनिज या धात्विक खनिज कहलाते हैं, या लोह धात्विक खनिज के रूप में जाने जाते हैं ना। तो याद रखना है, धात्विक खनिज वे होते हैं जिनसे हमें धातुओं की प्राप्ति होती है। तो धातु आप जो भी लिख लो, लोहा, तांबा, चांदी, मैंगनीज, है ना। अब इनमें 2 प्रकार के हैं,
एक जिनमें लोहे का अंश मौजूद होगा वो लोह धात्विक कहलाएंगे, जिनमें लोहे का अंश मौजूद नहीं होगा वह है ना अलोह धात्विक कहलाएगा। तो ये धात्विक हो गया। अधात्विक जिनमें धातु नहीं निकाला जाता है क्या होगा, अभ्रक होगा, ग्रेफाइट, चूना, है ना, जिप्सम, ये सब क्या है ना अधात्विक है। अब अधात्विक में भी दो चीजें हैं, एक कार्बनिक जिनमें जीवाश्म होते हैं जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, है ना, और जो अकार्बनिक जिनमें है ना जीवाश्म नहीं होते हैं तो क्या है, अभ्रक हो गया, ग्रेफाइट हो गया, है ना, ये इधर आ जाएगा, है ना, समझ में आया। तो ये क्या है, ये अधात्विक खनिज है ना। तो दो प्रकार के खनिज होते हैं, एक धात्विक और अधात्विक। अगर हम मध्य प्रदेश में खनिज संसाधन को देखें तो मध्य प्रदेश खनिज संसाधनों की दृष्टिकोण से एक संपन्न राज्य है। अगर हम मध्य प्रदेश की चर्चा करें तो भारत के टॉप 8 स्टेट्स में से एक आता है मध्य प्रदेश। अगर हम 2021 की इंडिया ईयर बुक में अगर हम देखें 2021-22 की अगर हम रिपोर्ट देखें तो 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश का देश में मूल्यानुसार यदि योगदान में नंबर आता है तो वह 8वां नंबर आता है। कौन सा आता है, 8वां। पहला ओडिशा का आता है, 8वां हमारा आता है। तो सबसे ज्यादा योगदान यदि किसी राज्य का है तो वह ओडिशा है ना। मूल्यानुसार योगदान की अगर हम बात कर रहे हैं तो 8वां हमारा नंबर है, जबकि पहला किसका है, ओडिशा का है। लेकिन अगर हम ये देखें कि पिछले वर्ष की तुलना में, तात्पर्य 2020-21 में अगर हम बात करें तो 2020-21 में हमारा टोटल उत्पादन कितना था और 2021-22 में हमारा उत्पादन कितना था। तो इस लिहाज से अगर देखें तो हमने वृद्धि की है। तो हम वृद्धि के क्रम में अगर देखें कि भैया किन राज्यों ने पिछले वर्षों की तुलना में ज्यादा उत्पादन किया है मूल्यानुसार, तो उसमें हमारा नंबर है 6वां। कौन सा है, 6वां नंबर है ना। मैं पुनः से क्लियर कर दूं, है ना, खनिज रिपोर्ट है ना 2022-23 की अगर हम बात करें तो उसमें 21-22 के डाटा को अगर हम एनालाइज करें तो 21-22 के ये अंतिम आंकड़े हैं, है ना। जो अभी 22-23 का होगा वो प्रावधिक है ना, वो अभी अंतिम तौर पर रूप नहीं लिया है, वो अगले साल की जो रिपोर्ट होगी उसमें हमें पता चल जाएगा। तो 2021-22 के अनुसार मूल्यानुसार अगर हम देखें तो हमने देश में जो योगदान दिया है स्टेट वाइज अगर हम उसकी काउंटिंग करें तो प्रदेश का 8वां नंबर है। लेकिन पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में वृद्धि के क्रम को देखें तो प्रदेश का देश में 6वां स्थान है ना। ओडिशा प्रथम स्थान पर ही है, दोनों में ही हम देखें तो प्रथम स्थान पर है ना। खनिज संसाधन की दृष्टि से प्रदेश एक समृद्धशाली राज्य है और यह देश के 8 खनिज संपन्न राज्यों में शामिल है। मध्य प्रदेश का स्थान भारत में विस्तृत खनिज परिदृश्य रखने वाले राज्य में आता है, यानी कि इतना बड़ा राज्य है। अधिकांश खनिज संसाधन जो है वो प्रदेश के पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र में मौजूद है। कहां पर मौजूद है, पूर्वी एवं दक्षिणी क्षेत्र में ही मौजूद है ना। मध्य प्रदेश में 30 से अधिक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिनमें से लगभग हम 23 प्रकार के खनिजों का उत्खनन करते हैं। कितने करते हैं, लगभग 23 प्रकार का, है ना। छोटे मोटे और हो सकते, बहुत ही गौण जो है वो भी 4-5 है। लगभग हम ओवरऑल देखें तो 30 प्रकार के खनिजों का लगभग हम उत्खनन करते हैं, लेकिन प्रमुखतः कितने करते हैं, 23 का करते हैं। हम मध्य प्रदेश खनिज रिपोर्ट को देखें तो मध्य प्रदेश खनिज रिपोर्ट में याद रखना है जो 22-23 की रिपोर्ट आई है उसमें 21-22 का आंकड़ा दिया रहेगा। तो राज्य में वित्तीय वर्ष 2021-22 में मुख्य खनिजों का उत्पादन मूल्य कितना है, 21,213.23 करोड़ रुपए है। कितना हुआ, 21,213.23, ये अंतिम आंकड़े है, ये याद रखना है। 21,213.23 करोड़ रुपए का हुआ, जो पिछले वर्ष की तुलना में, पिछले वर्ष कितना हुआ था, 20,123.63 करोड़ हुआ था। यानी कि हम प्रतिशत में वृद्धि देखें तो 5.41% की वृद्धि हमें देखने को मिली है ना। ये नवीनतम रिपोर्ट है, ये याद रखना है आपको। क्या बोल रहा हूं मैं, वित्तीय वर्ष 2021-22 में हमने कितना उत्पादन किया मूल्यानुसार, मूल्य के रूप में। खनिज जो है वो मूल्यानुसार क्या है, उनका मूल्य कितना है रुपए में, तो 21,213.23 करोड़ रुपए है। और पिछले वर्ष कितना था, 20,123.63 करोड़ है। यानी कि वृद्धि कितनी हुई है, 5.41% की वृद्धि है ना। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है तो याद रखना आपको, है ना। देख लो एक बार।
निकाल लो अगर आपको फोटो निकालना हो तो। फिर एक एक करके हम, है ना, प्रमुख खनिजों को देखेंगे। ठीक, कोयला, है ना, प्रदेश, बाकी था निकालना, निकाल लिया। प्रदेश में प्रमुख खनिज संसाधनों को देखें। लाली, अच्छा है, रन लिया। कोयला देखो, कोयला सभी को पता है जीवाश्म है और किससे निर्मित होता है? पेड़ पौधों के दबने से। होता है नहीं होता है? तो पेड़ पौधे जब लाखों वर्ष तक जो है वो चट्टानों में अगर दबे रह जाते हैं तो धीरे 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 दाब और हीट के कारण क्या है, वह है ना, जल कर किस रूप में निर्मित हो जाते हैं? कोयले के रूप में। और कोयला ताप और दाब के कारण, याद रखना है ना, किसी भी चीज को अगर हम प्रेस करते हैं तो वह कठोर होते चला जाता है, तो कोयला भी कठोर होता चला जाएगा। अगर वह प्रेस हो रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि उनमें, याद रखना है, आर्द्रता कम होती चली जाएगी और कार्बन का परसेंटेज जो है वह बढ़ता चला जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जितना पुरातन कोयला होगा उतना वह शुद्ध होगा, है ना। कार्बन का ही रूप है लेकिन शुद्ध कार्बन नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ इंप्यूरिटीज भी होती है ना। तो परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि अगर हम विश्व की तुलना करें, भारत में अगर देखें तो विश्व हो या भारत हो या मध्य प्रदेश हो, यहाँ पर बिजली का जो या विद्युत का जो उत्पादन हो रहा है उसमें 2/3 बिजली के उत्पादन में, याद रखना है, अकेले कोयले का योगदान है। यानी कि कोयला ही है जिससे विश्व की भी 2/3, भारत की भी 2/3 और प्रदेश की भी लगभग 2/3 विद्युत का उत्पादन में किसका अकेले का योगदान है? कोयले का। तो कितना महत्वपूर्ण है। अगर ये कोयला न हुआ तो इतना 42 पहुंच गया था कल का टेम्परेचर बड़वानी खरगोन का। अब आप सोचो, अभी तो आज 7 तारीख ही है? तो कितना दे रहा है ये? 42 अभी हो गया, आने वाले समय में 44, 46 बड़वानी खरगोन के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। मैं तो परेशान हो गया, कल आ रहा था उधर से, तो इतना भयंकर टेम्परेचर, बाप रे। चलिए ठीक है ना। तो कोयला भूमि में दबी हुई वनस्पति का क्या है? परिवर्तित रूप है। अभी मैंने कहा अवसादी चट्टान में ही कोयला पाया जाएगा। भारत में पाया जाने वाला 96% कोयला जो है वो गोंडवाना युग का है। यहाँ पर दिया नहीं है लेकिन आपने लिखना है गोंडवाना युगीन है। क्या है? गोंडवाना युगीन है, समझिएगा। भारत में जो अधिकांश जो कोयला है वो किस काल का बना हुआ है? गोंडवाना युगीन कोयला है। और जो गोंडवाना युगीन कोयला है ये भारत में पाया जाने वाला प्राचीनतम कोयला है ना। अगर हम गोंडवाना युगीन कोयले की बात करें तो उसमें प्रमुखतः बिटुमिनस और एंथ्रासाइट कोयला आता है। लेकिन ये भी ध्यान में रखना है, एंथ्रासाइट कोयले की अगर मैं बात कर रहा हूं तो भारत में इसका उत्खनन नहीं होता है, भारत में होता ही नहीं। पाया जाता है लेकिन पाया कहां पर जाता है? पाया हिमालयी क्षेत्र में, वो भी मुख्यतः कारगिल के क्षेत्र में एंथ्रासाइट कोयला पाया जाता है। और चूंकि विषम परिस्थितियां होने के कारण, याद रखना है, यहाँ पर इस कोयले का उत्खनन नहीं किया जाता है। यानी कि अगर हम बात करें भी कि भारत में किस प्रकार का कोयला पाया जाता है तो बिटुमिनस ही लगाना है। एंथ्रासाइट न के बराबर है, अगर है भी तो उसका उत्खनन नहीं होता। और कहां पर पाया जाता है एंथ्रासाइट? कारगिल क्षेत्र में, हिमालयी क्षेत्र में जो है वह एंथ्रासाइट कोयला पाया जाता है। यानी कि बचा जो है हमारे पास कौन सा है? बिटुमिनस। अगर 96% गोंडवाना युगीन है तो बाकी कोयला कौन सा है? बाकी कोयला हमारे यहाँ पर, याद रखना है, टर्शियरी प्रकार का है, टर्शियरी युगीन है ना। तृतीय काल में जो हमारा कोयला बना है उस कोयले को हम, ये निम्न कोटि का कोयला है। और निम्न कोटि के कोयले में, याद रखना है, हम लिग्नाइट को रखते हैं। किसको रखते हैं? लिग्नाइट और पीट को रखते हैं। पीट नवीनतम कोयला है ना। चर्चा करेंगे हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन ध्यान रखना है कि बाकी का जो कोयला है वो टर्शियरी युगीन है। लेकिन ओवरऑल कोयले की अगर हम बात करें, है ना, तो कोयले के 4 प्रकार में यहाँ पर लिख दूं आपको, है ना, ये थोड़ा सा आप समझ लो। एंथ्रासाइट है,
एक मिनट, अगर मैं यहीं पर लिख दूं कोयले के प्रकार को, यहाँ पर लिख दो, चलो मिटा देता हूं, यहीं पर मैं कोयले के प्रकार बता दूं। इतना समझ गए कितना गोंडवाना युगीन कोयला कितना है भारत में, है ना, और बाकी का कौन सा है, टर्शियरी युगीन है। अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूं। देखिए कोयले के जो 4 प्रकार हैं उनको ध्यान में रखना है आपको। पहला है एंथ्रासाइट। क्या है, एंथ्रासाइट, बताते हैं क्वालिटी कैसे मेजर होती है, एंथ्रासाइट। दूसरा है बिटुमिनस, तीसरा है लिग्नाइट, और चौथा है पीट प्रकार का, है ना। ये 4 कोयले के प्रकार हैं। पहला है एंथ्रासाइट, दूसरा है बिटुमिनस, तीसरा है लिग्नाइट, चौथा है पीट। अब ये जो है ये सबसे उत्तम कोटि का कोयला है, यानी कि उत्तम कोटि का कोयले की है ना हम निर्धारण कैसे करते हैं, उसमें मौजूद कार्बन के परसेंटेज के आधार पर। तो कार्बन का जो परसेंटेज है 80% से ज्यादा है इसमें, 80% से ज्यादा, और 80% से ज्यादा है एंथ्रासाइड में, याद रखना है। और आर्द्रता लगभग याद रखना है 2 से 3% के रूप में पाई जाती है, यानी कि आर्द्रता जो है वो बड़ी कम है, यानी कि इसको जलाने पर धुआं नहीं निकलेगा, क्योंकि जलवाष्प ही नहीं बनेंगे, इतना उसमें आर्द्रता है ही नहीं। इसलिए याद रखना है ये जब जलाते हैं तो इसमें से किसी प्रकार का धुआं नहीं निकलता है, और अगर इसको जला दिया जाए तो इसकी जो लो बनती है, इसकी जो फ्लेम बनती है, उसका कलर होता है नीला, इतना शुद्ध कोयला होता है ना। तो इसको जलाने पर कैसी लो प्राप्त होती है, नीली लो प्राप्त होती है। रही बात बिटुमिनस प्रकार की, हाँ याद रखना एंथ्रासाइट कोयले में 80% से ज्यादा जो है वह कार्बन का परसेंटेज है, और ज्यादा ताप दाब के कारण ये इतना कठोर हो जाता है तो चमकीला सा प्रतीत होता है, इसलिए याद रखना है इसे काले हीरे के रूप में भी जाना जाता है। किसे, एंथ्रासाइट को, है ना। बिटुमिनस प्रकार का कोयला याद रखना है, मैंने कहा कि बिटुमिनस प्रकार का कोयला गोंडवाना युगीन है। कौन सा है, गोंडवाना। और जो गोंडवाना युगीन कोयला है ना, ये बिटुमिनस प्रकार का जो कोयला है, इसकी अगर मैं बात करूं तो 60 से 80% के बीच में जो है इसका कार्बन का मात्रा है, और 10 से 15% जो है वह क्या है, आर्द्रता इसमें पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, 10 से 15% के बीच में इसे आर्द्रता पाई जाती है, यानी कि जलाने पर थोड़ा सा धुआं निकलेगा और लाल लो के साथ जलेगा। ये इसकी फ्लेम कैसी होगी, लाल लो होगी, है ना। लाल, थोड़ी बहुत नीली भी होती है, उसमें मिक्स रूप में है। तो 10 से 15% आर्द्रता होने के कारण थोड़ा धुआं इसमें निकलता है ना। और भारत में याद रखना है अधिकांश कोयला यही है। अगर हम बात करें संपूर्ण कोयले की तो 98% जो भाग है हमारा वो बिटुमिनस प्रकार का है। भारत में सबसे ज्यादा यदि कोई कोयला पाया जाता है तो कौन सा पाया जाता है, बिटुमिनस। अगर सभी प्रकार के कोयले को 100% मान लिया जाए तो 98% कोयला कौन सा है, बिटुमिनस प्रकार का है। और ये जो बिटुमिनस प्रकार का जो कोयला है ये भारत में कहां प्राप्त होगे ये भी समझना है। देखिए अगर ये छोटी छोटी चीजें आप है ना समझोगे तो लिखना बड़ा आसान हो जाता है ना। हर चीज रटना नहीं चाहिए, रटोगे तो फिर याद रहेगा नहीं रहेगा, है ना। फिर तो क्या है कि इधर है उधर है फलाना है लिमका है ढिमका है ना। फिर उसको आप ट्रिक से याद करवाओ, है ना। और जो एमपीपीएससी व्यक्ति मतलब जो डिप्टी कलेक्टर बनने जा रहा है उनको कई लोग जो है वो बिल्कुल ट्रिक से याद करवा रहे हैं। मतलब आप कुछ पटवारी बना रहे हो कि क्या बनवा रहे हो उनको। अरे भैया हाँ, जिले का बड़ा कर्मचारी होगा वो, प्रशासनिक अधिकारी होगा वो, होगा ही नहीं होगा तो सामान्य दिमाग तो चाहिए नहीं ना। अब उसको क्या ट्रिक रटवा के क्या करोगे आप, ट्रिक रटवा के आप प्री निकाल सकते हो, मेंस निकलेगी क्या, संभव ही नहीं। मेंस में आपको दिमाग चाहिए तो वहां रटन विद्या नहीं चलेगी, तो समझना होगा। अगर मैं ये कह दूं आपको कि बिटुमिनस प्रकार का जो कोयला है वो नदी घाटियों में प्राप्त होता है, देखो एक ही शब्द है ना, नदी घाटियों में प्राप्त होगा,
अब नदी घाटियों में अगर मैं बोल दूं कि भैया महानदी घाटी में है, दामोदर घाटी में है, सोन जोहिला घाटी में है, गोदावरी घाटी में है, अच्छा बताओ तो मध्य प्रदेश में ये बिटुमिनस प्रकार का कोयला कहां होगा? कहां होगा? सोन नदी कहां कहां से गुजरी है भैया? अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, सिंगरौली, यही है ना। तो प्रदेश में उत्तम कोटि का कोयला कहां होगा? यहीं पर होगा। सिंपल सी चीज है। तो इसमें रटने वाली क्या चीज है ना? तो ये आएगा यार आप, है ना, समझ में आ गया। तो बिटुमिनस प्रकार का जो कोयला है वो सामान्यतः कहां पर होता है? नदी घाटियों में पाया जाता है ना, जिसमें दामोदर नदी घाटी, महानदी और सोन नदी घाटी जो है वह प्रमुख मानी जाती है। यहां पर आपको उत्तम कोटि का कोयला मिलता है। आई बात समझ? चलिए, लिग्नाइट प्रकार का जो कोयला है उसमें 40 से 60% तक जो है वो याद रखना है क्या है? कार्बन का परसेंटेज है। और 15 से 25% के बीच में याद रखना है यहाँ पर आर्द्रता पाई जाती है। यानी कि इसको जब जलाएंगे तो धुआं ज्यादा निकलेगा, लो दिखेगी, लेकिन किंचित लाल प्लस पीली लो होती है इसकी। कैसे होती है? लाल प्लस पीली, किसकी? लिग्नाइट की, लेकिन धुआं ज्यादा रहेगा। समझ में आएगा? यानी कि पोल्यूशन बहुत ज्यादा करेगा ये, है ना। और पीट प्रकार का जो कोयला है वो पीट प्रकार का कोयला और कुछ नहीं है। अगर आप जंगल के क्षेत्र में जाओगे, खेतों के क्षेत्र में जाओगे तो आपको पुरातन जो काली लकड़ियां मिलेगी, है ना, तो वो याद रखना है, वो पीट प्रकार का है। इसके बनने की प्रक्रिया अभी स्टार्ट हुई है ना। तो आप देखते होगे कि कुछ लकड़ियां लाते हो उसमें आर्द्रता ज्यादा रहेगी, कार्बन का परसेंटेज कम है, क्योंकि अभी इसका बनने की प्रक्रिया जो है चालू हुई है। पीट प्रकार के कोयले में 40% से कम कार्बन होता है और आर्द्रता 25 से 30% से ज्यादा होती है। अब इतनी ज्यादा आर्द्रता है, जब आप इसे आग लगाओगे तो आग दिखेगी ही नहीं। पूरा क्या दिखेगा? आपने भाई जो आप धूनी लगाते होंगे ठंड के दिनों में, आपने कोई तो होता है ना जो गीली लकड़ी लेके आता है या चारा लेके आ जाता है गीला और उसमें रख देता है, सबको भगा देता है। क्यों? धुआं धुआं, आग ही नहीं दिख रही उसमें। क्यों ऐसा हुआ? आर्द्रता ज्यादा है ना, तो वो धुआं देगा ही देगा, है ना। तो याद रखना है। अब इसकी लो दिखेगी तो बताऊंगा ना, गहरी लाल होगी, है ना, लेकिन दिखनी चाहिए बस। वो देखने के लिए हाथ डालना पड़ेगा आपको धुएं में कि भाई है, वास्तविक तौर पे लगी हुई है। तो इतना निम्न कोटि का कोयला होता है। दलदली क्षेत्र में सामान्यतः ये ज्यादा पाया जाता है, पीट प्रकार का कोयला, है ना। जैसे सुंदरवन हो गया, है ना, कच्छ का क्षेत्र हो गया, है ना, मन्नार की खाड़ी वाला क्षेत्र होगा। तो इन दलदली क्षेत्र में जो है वो पीट प्रकार का कोयला आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन क्वालिटी के अनुसार आप समझ लीजिए 4 प्रकार के कोयला, है ना। तो भारत में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा मात्रा में उत्तम कोटि का कोयला कौन सा है? बिटुमिनस। और भारत में सर्वाधिक मात्रा में उत्खनन किसका होता है? बिटुमिनस, क्योंकि 98% बिटुमिनस ही है। और ज्यादातर कोयला आपके नदी घाटियों में ही पाया जाता है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में भी अधिकांश कोयला जो है वो बिटुमिनस प्रकार का, यानी कि गोंडवाना युगीन कोयला है। कौन सा है? गोंडवाना युगीन कोयला है। और गोंडवाना युगीन कोयले को याद रखना है, हमने मध्य भारत के रूप में इसे विभाजित किया हुआ है, जो आगे चलकर हम देखेंगे। कोयले की अगर हम बात करें, राजस्व की बात करें प्रदेश में, तो राजस्व की दृष्टि से प्रदेश का प्रमुख खनिज है जो सर्वाधिक राजस्व देता है ना। कोयला भंडारण में मध्य प्रदेश तीसरे को, उत्पादन में याद रखना है 4थे स्थान पर आज भी मौजूद है। भंडारण अगर हम देखें तो 29,284.95 मिलियन टन है। कितना है? मिलियन टन है। और उत्पादन यदि हम देख लें तो 12.57 मिलियन टन, जो अंतिम आंकड़े हमारे यहाँ पर आए मध्य प्रदेश की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार अगर हम देखें तो अंतिम आंकड़े हमारे पास अभी 2019-20 के है ना। 21-22 के जो आंकड़े हैं वो प्रावधिक ही, यानी कि अभी इसमें संशोधन होना बाकी है, वो अंतिम आंकड़े नहीं है। अंतिम आंकड़े 2019-20 के अनुसार अगर हम देखें तो 12.57 है, लेकिन प्रावधिक में हम क्या लिखते हैं? 13.79 मिलियन टन जो है वो 21-22 की रिपोर्ट के अनुसार। थोड़ा बहुत इसमें संशोधन होगा और आपके सामने फिर अंतिम आंकड़े अगले साल तक आ जाएंगे। ठीक है, तो ये राजस्व की दृष्टिकोण से देखें तो प्रदेश का सबसे प्रमुख खनिज है कौन सा? कोयला, है ना।
प्रदेश में कोयला क्षेत्र को अगर हम देखें तो कोयले क्षेत्र को दो भागों में बांटकर देखा जाता है, एक मध्य भारत का कोयला और दूसरा है सतपुड़ा क्षेत्र का कोयला। अगर हम मध्य भारत क्षेत्र के कोयले की अगर हम बात कर रहे हैं तो यह गोंडवाना युगीन है, यानी कि उत्तम कोटि का है, उत्तम कोटि का कोयला है ये वाला जो है। इसका अर्थ है कि ये सोन घाटी क्षेत्र में ही होगा, सोन नदी घाटी क्षेत्र में ही होगा। और ये निम्न कोटि का कोयला है। निम्न कोटि का तात्पर्य है कि इतना भी पीट प्रकार का नहीं है। हम लिग्नाइट और बिटुमिनस रूप में हम देखते, कई पर बिटुमिनस भी है, कई पर लिग्नाइट भी है, लेकिन ज्यादातर मात्रा लिग्नाइट की हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। मध्य भारत के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ये मुख्यतः सोन घाटी में है, सोन नदी घाटी में है। और इसकी हम बात करें तो नर्मदा घाटी क्षेत्र में है और सतपुड़ा के क्षेत्र में है। ठीक है, इस क्षेत्र में हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम मध्य भारत के क्षेत्र की बात करें तो सिंगरौली, उमरिया, कोरार, सोहागपुर और जोहिला, ये हमें जोहिला क्षेत्र जो है, उमरिया का क्षेत्र, ये हमें देखने को मिलता है। ठीक है, सोहागपुर क्षेत्र भी देखने को, कोरार क्षेत्र भी, उमरिया क्षेत्र और सिंगरौली क्षेत्र ये मध्य भारत के क्षेत्र है। जबकि सतपुड़ा क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है शाहपुर तवा क्षेत्र, ये नर्मदापुरम में है, यानी कि होशंगाबाद के क्षेत्र में है। मोहपानी कोयला पेटी जो है वो नरसिंहपुर और होशंगाबाद में है, याद रखना है। कानन घाटी जो है वो छिंदवाड़ा में है और पेंच घाटी जो है वो सिवनी प्लस छिंदवाड़ा में हमें यहाँ देखने को मिलता है। यहाँ पर लिखना है सिवनी प्लस छिंदवाड़ा, ये हमें ये घाटी देखने को मिलती है। तो ये सतपुड़ा कोयला क्षेत्र है जिसमें हमें प्रमुखता किसे देखना है, शाहपुर तवा क्षेत्र को देखना है, मोहपानी कोयला पेटी को देखना है, कानन घाटी क्षेत्र को देखना है और पेंच घाटी क्षेत्र को देखना है। जबकि इधर की अगर हम बात करें तो सिंगरौली, उमरिया, कोरार, सोहागपुर, जोहिला है ना। सोहागपुर की अगर हम बात करें तो प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। क्या है? प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। उमरिया क्षेत्र की अगर हम बात करें तो प्रदेश का सबसे छोटा कोयला क्षेत्र है ना। और सिंगरौली कोयला क्षेत्र की अगर हम बात करें तो प्रदेश में सबसे ज्यादा मोटाई और सबसे ज्यादा उत्तम किस्म का कोयला यदि कहीं पर प्राप्त होता है तो वो सिंगरौली कोयला क्षेत्र है। समझ में आ गया? तो सिंगरौली कोयला क्षेत्र है सबसे उत्तम कोटि का, उमरिया कोयला क्षेत्र है जो सबसे छोटा क्षेत्र है, सोहागपुर कोयला क्षेत्र है जो याद रखना है प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है ना। और दूसरी चीज भी याद रखना है, मैंने ये भी कहा कि जो मध्य भारत के जो क्षेत्र का जो कोयला है वो उत्तम कोटि का है, जबकि सतपुड़ा क्षेत्र का जो कोयला है वो निम्न कोटि का है। मुख्यतः इसमें लिग्नाइट प्रकार का है और इसमें हम देखते हैं वह बिटुमिनस प्रकार का है। ठीक, याद रखिए। सोहागपुर कोयले क्षेत्र की अगर हम चर्चा करें, मैं मैप में भी दिखाऊंगा आपको, यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला उत्खनन केंद्र है जिसका यह कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? 4142 वर्ग किलोमीटर में है। इसका एरिया कितना है? 4142 वर्ग किलोमीटर में है। और ये कोयला क्षेत्र के अंतर्गत याद रखना है झिलमिल क्षेत्र, सोनाहट, कोरिया कोयला क्षेत्र भी सम्मिलित है इसी के अंतर्गत, है ना। यानी कि सोहागपुर का निचला क्षेत्र जो है वह कोरिया क्षेत्र है। सोहागपुर कोयला क्षेत्र शहडोल एवं अनूपपुर जिले में विस्तृत है ना। अगर हम यहाँ पर बताएं तो ये वाला जो एरिया है ना, ये इतना एरिया, ये सोहागपुर क्षेत्र है। कौन सा है? सोहागपुर क्षेत्र। ये सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है ना, इतना ध्यान में रखना है। सिंगरौली कोयला क्षेत्र की बात करें तो सिंगरौली कोयला क्षेत्र का विस्तार सीधी से दक्षिण मिर्जापुर उत्तर प्रदेश तक यह विस्तृत है। याद रखना है इसका विस्तार जो है वो उत्तर प्रदेश में भी है ना। सोनभद्र जिले के आसपास तक है इसका क्षेत्र, है ना। और 2330 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है ना। इस क्षेत्र में कोयले की कई परतें हैं जिनकी मोटाई लगभग 1.5 मीटर से लगभग 2.5 मीटर है, जिसमें लगभग 48% तक कोयला मिलता है। और इस क्षेत्र में उच्च कोटि का कोयला पाया जाता है जिन पर कई सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो है वह संचालित हो रहे हैं। एनटीपीसी के यहाँ पर है ना पावर प्लांट लगे हुए हैं सिंगरौली के क्षेत्र में, है ना, बेड़न के क्षेत्र में, याद रखना है ना। और ये वाला कोयला क्षेत्र अगर हम देखें तो ये वाला कोयला क्षेत्र जो है वो यहाँ पर है।
ये वाला है ना, ये वाला कोयला क्षेत्र है, ये याद रखना है। ये सिंगरौली वाला है ना, ये सिंगरौली कोयला क्षेत्र है यहाँ पर, है ना। इसके अतिरिक्त आपको तीसरा मैं यहीं पर बता दूं, ये वाला, ये उमरिया है, ये उमरिया जोहिला का है ना जॉइंट भाग है, उमरिया का कोयला क्षेत्र है, ये भी आपको ध्यान में रखना है ना। उमरिया कोयला क्षेत्र यह प्रदेश का सबसे छोटा कोयला खनन केंद्र है, जिसका क्षेत्रफल मात्र 15.5 वर्ग किलोमीटर है, मोटाई 1.5 मीटर से 2.5 मीटर है। यहाँ कोयले की 6 परतें पाई जाती है, जिनमें से 4 में उत्खनन कार्य संभव है। उमरिया रेलवे स्टेशन के समीप दूसरी तथा तीसरी परत में उत्खनन कार्य जारी है ना। कोरार कोयला क्षेत्र उमरिया से उत्तर दिशा में लगभग 11 किलोमीटर दूरी पर कोयला क्षेत्र स्थित है, यहीं पर है, याद रखना है ना। यहीं पर कोरार क्षेत्र है जहां पर यह कोयला पाया जाता है ना। ये वाला, इस क्षेत्र में कोयले की 4 परतें पाई जाती है, जिनकी मोटाई लगभग 1.5 मीटर से 2.4 मीटर तक पाई जाती है। जोहिला नदी कोयला क्षेत्र विस्तार लगभग जो है 39 स्क्वायर किलोमीटर में है। इस क्षेत्र में कोयले की 6 परतें पाई जाती है और इस क्षेत्र में भी उच्च कोटि का कोयला मिलता है। कोरार कोयला क्षेत्र के दक्षिण में जो है बिरसिंहपुर के समीप तथा कटनी बिलासपुर रेलवे लाइन के मध्य जोहिला नदी के आसपास यह क्षेत्र हमें देखने को मिलता है, यानी कि ये वाला रीजन, इस वाले रीजन में आपको याद रखना है जोहिला, है ना, बिरसिंहपुर वाला क्षेत्र जो आपको पता हो। तो इस क्षेत्र में जो है कोयला जो है उत्तम कोटि का यहाँ पर भी पाया जाता है। तो ये प्रमुख जो है वो मध्य भारत का जो कोयला क्षेत्र है ना। कौन कौन से मैंने बता दिया आपको, सोहागपुर कोयला क्षेत्र, सिंगरौली कोयला क्षेत्र, उमरिया, कोरार और जोहिला नदी कोयला क्षेत्र। ये क्षेत्र जो है यहाँ पर बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। रही बात सतपुड़ा कोयला क्षेत्र की, तो सतपुड़ा कोयला क्षेत्र में हम पहले देखेंगे मोहपानी कोयला क्षेत्र, जो नरसिंहपुर होशंगाबाद के क्षेत्र में है। यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा ये नरसिंहपुर, यहाँ पर इस वाले एरिया में ये मोहपानी क्षेत्र है, यहाँ पर हमें कोयला देखने को मिलता है ना। ये याद रखना है, सतपुड़ा कोयला क्षेत्र को 2 भागों में बांटकर देखा जाता है, एक उत्तरी सतपुड़ा कोयला क्षेत्र और दूसरा दक्षिणी कोयला क्षेत्र। उत्तरी कोयला क्षेत्र लगभग नर्मदा घाटी के आसपास का क्षेत्र है। सतपुड़ा यानी कि नर्मदा के दक्षिण में स्थित यह क्षेत्र होता है ना। जैसे पेंच हो गया, कानन घाटी हो गया, ये दक्षिणी कोयला क्षेत्र में आ जाएगा, जबकि शाहपुर तवा क्षेत्र और मोहपानी का जो क्षेत्र है ये उत्तरी सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, है ना। मैं पुनः से बता दूं आपको, ये वाली उत्तरी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आएगा ये वाला क्षेत्र, और ये वाला जो क्षेत्र है ये दक्षिणी सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। तो मोहपानी जो है वो उत्तरी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है ना। मोहपानी में मुख्यतः साधारण प्रकार का कोयला पाया जाता है। मैंने पहले कहा कि सतपुड़ा कोयला जो है वो निम्न कोटि का है। यह क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मुंबई जबलपुर रेलवे लाइन के पास स्थित है, और मुंबई जबलपुर रेलवे लाइन के पास स्थित है, तो तात्पर्य यह है कि यहाँ पर परिवहन की सुविधा उचित है, इसीलिए यहाँ पर उत्खनन कार्य भी किया जाता है ना। रेलवे लाइन के समीप होने के कारण कोयले का वितरण एवं उत्खनन क्या है, सुविधाजनक है। इस क्षेत्र में कोयले की 4 मोटी परतें पाई जाती है, जिनकी मोटाई लगभग 0.9 से 5.4 मीटर तक पाई जाती है। शाहपुर कोयला क्षेत्र जो है, शाहपुर कोयला क्षेत्र होशंगाबाद तथा बैतूल के मध्य तवा नदी घाटी में विस्तृत है ना, यहाँ पर इस क्षेत्र में मौजूद है ये वाला क्षेत्र, शाहपुर तवा क्षेत्र है ना, होशंगाबाद के आस नर्मदापुरम में, है ना। यहाँ पर प्रमुख खदानें अगर देखें तो दुलहरा, गुरमुंड, तांदसी, सोनादा, है ना, ब्राह्मणपारा, ये जो है ये प्रमुख खदानें यहाँ पर होशंगाबाद के पास में जो है वो मिलती है। इस क्षेत्र में भी कोयले की 3 परतें पाई जाती है, जिनकी मोटाई लगभग 1.2 से 5.9 मीटर तक है। यहाँ तवा सारणी नामक स्थान पर विद्युत केंद्र है ना, सारणी में है ना, ताप विद्युत केंद्र है। तो यहाँ पर जो कोयला आता है वो कहाँ से आता है, शाहपुर तवा क्षेत्र से ही आता है। आए बात समझ में। तो जहां पर पास में कोयला होगा वहीं से मंगाया जाएगा,
कान्हन घाटी क्षेत्र ये दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है, दक्षिणी सतपुड़ा में है ना। तो कान्हन कोयला क्षेत्र जो है, तो कान्हन कोयला क्षेत्र दक्षिणी सतपुड़ा में स्थित है। इस क्षेत्र में अनेक छोटी खदानें हैं, जैसे छपाट, दमुआ, कालीन, धोरावादी, जमाई पनारा, नीमखेरा, दातला, जिन्नौर जैसे क्षेत्र जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ से साधारण श्रेणी का ही कोयला प्राप्त होता है। तो ये कान्हन घाटी जो है ये बैतूल छिंदवाड़ा के पास स्थित है, यहाँ पर इस क्षेत्र में है ना, ये वाला क्षेत्र ये कान्हन घाटी है ना। और अंतिम तौर पर पेंच घाटी कोयला क्षेत्र कान्हन क्षेत्र का ही एक भाग पेंच घाटी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस कोयला क्षेत्र का विस्तार बरकुही चांदमेटा क्षेत्र में परासिया तथा पेंच तक विस्तृत है ना। इस क्षेत्र में कोयले की कई परतें पाई जाती है, जिनकी मोटाई लगभग 1.5 से 3.6 मीटर तक हमें देखने को मिलती है। तो इसके पास वाला ही क्षेत्र है, याद रखना है, ये वाला है ना, ये पेंच क्षेत्र है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये इतना एरिया जो है यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश में कोयले के लिहाज से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये वाला कोयला जो है उत्तम कोटि का है, इधर वाला जो कोयला है वह निम्न कोटि का। हालांकि उत्खनन सभी जगह से होता है ना। और प्रदेश में अगर हम राजस्व के दृष्टिकोण से खनिजों को देखें तो कोयला सबसे महत्वपूर्ण खनिज के रूप में हम इसे देखते हैं। तो ये इसका विस्तार है ना। मैप के अनुसार आपको देखना होगा कि कहाँ कहाँ पर यह है। हो सकता है कि आपको पूछा जाए कि यह है ना मध्य प्रदेश में इसको दर्शाइए, तो जब मध्य प्रदेश के मैप में दर्शाना हो तो आपको इसी प्रकार से दर्शाना होगा, है ना, लिखकर। चलिए दूसरे खनिज की अगर हम बात करें तो मैंगनीज, जैक ऑफ ट्रेड्स के नाम से, है ना। तात्पर्य बहुमुखी प्रतिभा वाला यह खनिज है ना। इसी को हिंदी में अगर मैं कहूं तो ये बहुमुखी है। इसका अर्थ ये है कि ये एक ऐसा पदार्थ है जिन्हें विविध क्षेत्रों में जो है वो इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका हर क्षेत्र में इस्तेमाल किया जाता है, याद रखना है, चाहे रसायन के क्षेत्र में हो, है ना। मैंगनीज के अगर आप लो इस्पात वगैरह अगर बनाने में अगर इसको आप देख रहे हो तो वहां पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। मिश्र धातु बनाने में, जंग रोधी लोहा बनाने में, मशीनों के कल पुर्जे में, उर्वरक बनाने में, पोषण विटामिन B1 के संश्लेषण में सहायक होता है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है, बैटरी बनाने में, विद्युत उपकरण बनाने में, यानी कि इसका उपयोग जो है वो लगभग हर क्षेत्र में होता है। इसलिए कहा जाता है ना कि इसे बहुमुखी प्रतिभा वाला खनिज या जैक ऑफ ट्रेड्स, है ना, मेटल के नाम से इसे भी जाना जाता है। किसे? मैंगनीज को। और मैंगनीज को अगर हम देखें तो मुख्यतः याद रखना है ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। किस क्रम की चट्टानों में? धारवाड़ क्रम की अवसादी चट्टानों में मिलता है। प्रदेश में अगर इसका कुल भंडारण अगर देखें तो 57.17 मिलियन टन है। कितना है? 57.17 मिलियन टन हमारे यहाँ पे इसका भंडार है। और उत्पादन अगर देखें 2019-20 में तो 9.63 लाख टन है। जबकि अगर हम प्रावधिक में देखें 2021-22 में देखें तो 8.49, यानी कि इसके उत्पादन में कमी आई है ना। अंतिम रूप में जब आंकड़ा आएगा तब हमें वो आंकड़ा मिल जाएगा, लेकिन अंतिम रूप से अभी तक आंकड़ा हमारे पास 2019-20 का है, जिसके अनुसार प्रदेश ने कितना उत्पादन किया है? 9.63 लाख टन रूप में किया है ना। दोनों को मिलियन मत कर देना, वो भंडारण है। उत्पादक क्षेत्र की अगर हम बात करें तो बालाघाट, छिंदवाड़ा, झाबुआ, टीकमगढ़, मुख्यतः बालाघाट और छिंदवाड़ा में ही मैंगनीज का उत्पादन होता है। और उसमें भी बालाघाट में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। बालाघाट के अगर हम देखें तो भरवेली खदान है, बरवाही है, तिरोड़ी है, चिंपारा है ना, रामरामपुरा क्षेत्र है। तो ये याद रखना है, यहाँ पर है ना मैंगनीज का जो है वह उत्पादन होता है, उत्खनन होता है। छिंदवाड़ा की खदानें अगर देखें तो गवारी घाट की खदान, बरघना की खदान, सीतापुर की खदान। ठीक है, तो ये छिंदवाड़ा की प्रमुख खदानें हैं जहां से हम क्या करते हैं, है ना, उत्खनन करते हैं मैंगनीज का। अभी तक झाबुआ वगैरह के क्षेत्र में उत्खनन कार्य आरंभ नहीं हुआ है, लेकिन वहां पर भी मैंगनीज के भंडार मिले हैं। उपयोग हमने देख लिया है ना, ये देख लीजिए। मध्य प्रदेश में मैंगनीज संपूर्ण भारत का लगभग 50% है। और उत्पादन के दृष्टिकोण से देखें तो मध्य प्रदेश का अभी भी याद रखना है दूसरा स्थान है, पहला स्थान है उत्पादन के दृष्टिकोण से। ठीक है,
यहीं पर है, ये वाला जो क्षेत्र ये वाला एरिया है, इस वाले एरिया में है ना, और इस वाले एरिया में, ये वाले एरिया में आपको है ना मैंगनीज देखने को मिलता है, लेकिन ज्यादातर आपको इस वाले एरिया में मैंगनीज देखने को मिलेगा, और थोड़े बहुत प्रमाण में जबलपुर वगैरह के क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है ना। तो ये मैंगनीज का एरिया है ना। हीरा, हीरा के अगर हम देखें तो हीरे में प्रदेश को एकाधिकार प्राप्त है ना। 100% हीरे का उत्पादन जो है वो मध्य प्रदेश में होता है। भारत की अगर हम बात करें तो है ना, हीरे के उत्पादन में मध्य प्रदेश का एकाधिकार है। 100% कोयला, और उसमें भंडारण के दृष्टिकोण से भी देखें तो लगभग 98% हीरा जो है वो प्रदेश में ही संचित है ना। कहां पर संचित है? प्रदेश में संचित है। अगर हम देखें तो हीरा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। 100% कार्बन है इसमें, याद रखना है 100% कार्बन जो है हीरे में पाया जाता है ना। और हीरा अगर देखें किसमें पाया जाता है तो विंध्यन क्रम की, याद रखना है, किम्बरले चट्टान में पाया जाता है, और ये कायांतरित चट्टान होती है। तो किम्बरले कैसी चट्टान है? कायांतरित चट्टान है। इसका अर्थ ये होता है कि हीरा हमेशा आपको कायांतरित चट्टान में ही मिलेगा, है ना। तो कायांतरित चट्टान में कौन सी है? हमारे यहाँ पर विंध्यन क्रम की किम्बरले नामक चट्टान में हमें यह देखने को मिलता है। किम्बरले एक जगह है, कहां पर है? साउथ अफ्रीका में है। वहां पर हमें हीरे मिले थे, और जिस स्थान पर मिले उस चट्टान का नाम भी उसी स्थान पर रखा गया है। जैसे हम कहते हैं ना धारवाड़ क्रम की चट्टान, तो धारवाड़ क्या है? जगह है। कहां पर है? कर्नाटक में है। कुड़पा क्रम की चट्टान यानी कि कुड़पा क्या है? जगह है। कहां है? आंध्र प्रदेश में है। तो इसके अनुसार हम जो है वो ना क्षेत्र विशेष के आधार पर भी हम नामकरण कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से किम्बरले जो चट्टान है, तो किम्बरले एक जगह है दक्षिण अफ्रीका में जहां पर हीरे की प्राप्ति होती है, याद रखना है। तो उस आधार पर उस चट्टान को हम क्या कहते हैं? किम्बरले चट्टान कहते हैं। तो प्रदेश में यह चट्टान जो है वो पन्ना के आसपास वाले क्षेत्र में जो है वो विस्तृत है। इसीलिए हीरा जो पाया जाता है वो हमारे यहाँ पर रेवा पन्ना के पठार और बुंदेलखंड के क्षेत्र को जो है, इसका मध्य भाग जो है इसमें हमें देखने को मिलता है ना। कहां पर देखने को मिलेगा? ये इस क्षेत्र में। अगर यहाँ पर पन्ना है तो इधर छतरपुर है, इधर सतना है ना। तो इस एरिया में याद रखना है आपको हीरे देखने को मिलेगा, और यहाँ पर विंध्यन श्रेणी गई हुई है ना। तो इसीलिए हम कहते हैं विंध्यन क्रम की किम्बरले चट्टान में जो है वह हीरा पाया जाता है। समझ में आ गया इतना? आगे की ओर बढ़े। अगर हम देखें हीरे के लिए है ना, तो हीरे में उत्खनन के लिए याद रखना है कौन सी कंपनी बनाई गई है? एनएमडीसी कंपनी है ना, वो रियो टिंटो कंपनी, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसका फुल फॉर्म है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के तहत जो है इसका उत्खनन कार्य किया जाता है। भंडार अगर देखें तो 28.70 मिलियन कैरेट है ना। और हम अगर देखें 19-20 की रिपोर्ट के अनुसार तो 28,816 कैरेट हम उत्पादन किए हुए है ना। लगभग 100% हीरा जो है वो भारत में अगर हम देखें तो इसमें हम मध्य प्रदेश का ही नंबर है। प्रमुख क्षेत्र अगर देखें छतरपुर है, पन्ना है, सतना जिलों में जो है किम्बरले चट्टान में पाया जाता है। प्रमुख खदानें देखें छतरपुर में अंगोर क्षेत्र है छतरपुर का, और दूसरा अभी हाल ही में हमें मिला हुआ है बक्सवा क्षेत्र, जहां पर हमें ज्यादा प्रमाण में हीरे की प्राप्ति हुई है ना। तो अंगोर क्षेत्र भी एक बड़ा क्षेत्र है जहां पर हीरे मिलने की संभावना प्रबल है, और दूसरा कौन सा है? बक्सवा क्षेत्र, जहां पर अभी ये हाल ही में है ना खोजा गया जो है वो प्रदेश में नया स्थल है जहां पर हमें हीरे मिल सकते हैं। पन्ना याद रखना है, रंगखेरिया, हिनोता। हिनोता खान यदि देखें तो यह भागेल नदी घाटी में है। कहां पर है? भागेल नदी घाटी में है। सतना और पन्ना के बीच का जो क्षेत्र है मझगवा क्षेत्र, मझगवा जगह याद रखना है सतना में है, लेकिन मझगवा खदान जो है वो पन्ना में है ना, ये ध्यान में रखना है। मझगवा जगह जो है वो कहां पर है? सतना में है ना। दोनों का कॉमन एरिया है जहां पर हीरा है, लेकिन जो फैक्ट्री लगी हुई है, उत्खनन केंद्र जो बना हुआ है वो मझगवा पन्ना उत्खनन केंद्र, वहां पर पन्ना लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? पन्ना लिखा रहता है। तो वो पन्ना क्षेत्र में याद रखना है मझगवा है ना, यहां आएगा मझगवा। ठीक है, ये भी प्रमुख क्षेत्र। उपयोग अब कांच उद्योग में है ना, आभूषण में है, चट्टानों को काटने में है, शल्य चिकित्सा, हवाई जहाज निर्माण उद्योग में, सजावट में है ना, इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो हीरा पता ही है आपको कहां पर इस्तेमाल होगा ज्यादातर। ठीक,
हीरा संग्रहालय याद रखना है खजुराहो और पन्ना, है ना, दो जगह पर है ना। हीरा संग्रहालय कहाँ पर है, तो एक खजुराहो में स्थित है और दूसरा पन्ना में है, पन्ना डायमंड पार्क करके है, वहां पर संग्रहालय मौजूद है। ठीक, तो ये वाले क्षेत्र मैंने बता दिया। ये वाला छतरपुर का एरिया है और ये वाला सतना का एरिया है ना। मझगवा यहाँ पर है और ये खदान यहाँ पर है पन्ना में, समझ में आ रहा है। क्षेत्र एक ही है मझगवा वाला, है ना, लेकिन राजनीतिक अगर हम विभाजन देखें तो सतना अलग हो जाता है, पन्ना अलग हो जाता है। ठीक, लेकिन मेरे को नहीं पता ना कि मैं सतना में हूं या मैं पन्ना में हूं, तो बना हुआ है खनिज है। लास्ट देख लेते हैं आज में तांबा, है ना। तांबा यदि हम देखें तो तांबा हल्के गुलाबी रंग की धातु है ना। हल्के गुलाबी से लेकर जो है वो सेफ्रॉन कलर तक यह जाती है, तो याद रखना है। तांबा देखा ही होगा सभी, है ना। तांबे के बर्तन में पानी भी पीते होगे आप, पीते हो नहीं पीते हो, पीते हो ना। ये जो इलेक्ट्रिसिटी घर में जो आपके तार लगे हुए हैं, है ना, जो वायरिंग की हुई है वो तांबे की है। क्यों तांबे की जाती है? विद्युत का अच्छा सुचालक है, लेकिन विद्युत का तांबे से भी अच्छा सुचालक एक और है, सबसे अच्छा चांदी। तो इसका उपयोग क्यों नहीं करते, है ना, सस्ता है इसलिए नहीं करते हम चांदी का उपयोग, क्योंकि चांदी सबसे सस्ता है। सस्ता चीज भारतीयों को यूज करने की आदत नहीं, महंगी चीज यूज करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, तो चांदी ला क्या करें, है ना। अरे भारतीय लोगों को सस्ती चीजें यूज करने की आदत है। देखिए, महंगी चीज कौन खरीदता है पता है? महंगी चीज जो गरीब है वो खरीदता है। भारत में आपको बता दूं मैं, महंगी चीज वो खरीदता है कौन? जो गरीब है। तो सस्ती चीज कौन खरीदता है? जो अमीर। आईफोन खरीदने के लिए कुछ भी गिरवी रख देंगे दादा, लेकिन आईफोन लेंगे। अच्छा, उसका स्टेटस भी कितना अच्छा लगाते, बिल्कुल ओपन करते आईफोन। अरे तू ओपन कर रहा है, 4 लोग गालियां दे रहे, कौन जो देख रहा है? तो तेरा स्टेटस देख रहा है ना, तो 4 लोग गालियां दे रहे, खाने के पैसे नहीं, देखो ये आईफोन ले रहा है, या नहीं है? तो कहाँ है तो ये करना, जितनी है उतनी ले लो। गांव में भी ऐसा, इधर उधर से पैसे लाएंगे, इकट्ठा करेंगे, 20-50 हजार 60-70 हजार इकट्ठा करेंगे और एक गाड़ी ले लेंगे। क्यों? क्यों? गांव में दिखानी है। हाँ, गांव में हमने बहुत देखा है ऐसा, गांव से आए हम। अरे भाई, जो है अमीर वो उनका काम ही वही है, वो लाएगा। अब उसको देखकर अगर आप अपनी संपत्ति बेचकर पूरी अच्छा, वो गाड़ी क्या दे रही है आपको? कमाई दे रही है, घर पे पड़ी। क्यों? क्योंकि दिखाने के लिए गाँव वालों को मेरे पास गाड़ी है। फिर 5 दिन बाद पेट्रोल डालने के लिए पैसे नहीं है, वो खड़ी कर देता है, वहां पे खड़ी कर देगा ना गाड़ी। हाँ, इसलिए चांदी भी सस्ती है। चांदी आपको पता ही होगा, है ना, महंगा है, इसलिए हम इस्तेमाल इसका नहीं करते। इसके बाद अगर प्राकृतिक तौर पर कोई धातु है जो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, तो वो कौन सा है? तांबा। लेकिन तांबा भी सस्ता नहीं है, तांबा भी महंगा है। और तांबा महंगा है लेकिन विद्युत का सुचालक है ना। अब इसके बाद अगर प्राकृतिक तौर पर देखें तो तीसरा जो होता है वो होता है एल्यूमिनियम, जो विद्युत का अच्छा सुचालक माना जाता है। लेकिन ये याद रखना है, ये बहुत जल्दी पिघल जाता है, हीट कर देता है ना, तो इसके टूटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसीलिए घर में याद रखना इसका प्रयोग नहीं, क्योंकि ये रेजिस्ट ज्यादा करता है ना, अशुद्धियां ज्यादा होती है। इसलिए इसका उपयोग जो है वो याद रखना है एक्सटेंशन वायर में ही होता है। जो आपके जैसे बाहर निकलोगे तो एक्सटेंशन लाइन जो गई होगी वो काफी मोटी होती है ना, क्योंकि वो टूटनी नहीं चाहिए, इसलिए उसको मोटी बनाया जाता है ना। अगर उसी एल्यूमिनियम की वायर को अगर आप घर में लगाओगे, उसमें आप अगर मोटर वगैरह चलाओगे तो वो जल जाएगी, या तो मोटर को खराब कर देगी या तो आपके स्विच बोर्ड को खराब कर देगा। इसलिए याद रखना है, घरों में जो आपकी वायरिंग होती है सामान्यतः वो किस वायर से होती है? तांबे के तार से होती है ना। जबकि आप एक्सटेंशन लाइन अगर देखोगे तो वो एल्यूमिनियम सस्ता है ना, सस्ता मिलता है। हमारे भूपर्पटी में बहुत है, सबसे ज्यादा मात्रा में भूपर्पटी में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? एल्यूमिनियम। सियाल इसीलिए तो कहते हो, सिलिका और एल्यूमिनियम से बना है हमारा भूपर्पटी, तो उसमें बहुत ज्यादा प्रमाण में है, इसलिए एक्सटेंशन वगैरह जो है वो उसमें यूज करते हैं। लेकिन इतना भी सस्ता नहीं है, वो वायर भी तोड़ के ले जाते गाँव में बेचने के लिए,
है ना, जैसी फॉल्ट हुआ गई तार, है ना, आदि तो गायब, पता नहीं कहां से आ जाते चोरने वाले भी। खैर ठीक है। तो तांबा अगर हम देखें तो विद्युत ताप दोनों का सूचालक है, आघात वर्धनीय एवं तन्यता के गुण के कारण, यानी कि आप इसे कितना भी पीटो भंगुर नहीं होगा ये, और तन्यता जो है वो बहुत ज्यादा है, यानी कि इसको आप खींचोगे तो बहुत पतली वायर भी बन सकती है। तो इसीलिए इसी गुण के कारण याद रखना इसका सर्वाधिक उपयोग कहां पर होता है, विद्युत के क्षेत्र में, है ना। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, कहां पर, धारवाड़, कड़पा में भी पाया जाता है लेकिन ज्यादा प्रमाण में कड़पा में नहीं पाया जाता, सबसे ज्यादा कहां पर पाया जाता है, धारवाड़ क्रम की चट्टान में। तांबा मध्य प्रदेश का प्रमुख खनिज है जिसके उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। भंडारण अगर देखें तो 283 मिलियन टन है प्रदेश में इसका भंडारण, और उत्पादन 2019-20 में देखें तो 25.44 लाख टन है, जबकि प्रावधिक अगर हम देखें 2021-22 में तो 24.42 लाख टन है, यानी कि कमी इसमें भी हुई है। ठीक। प्रमुख क्षेत्र बालाघाट, कटनी, छिंदवाड़ा, है ना। प्रमुख खदानें अगर हम देखें तो बालाघाट की मलाजखंड खदान, है ना, बड़ी खदान है, यह 170 मीटर लंबी 20 मीटर चौड़ी तांबे की परत पाई जाती है। मलाजखंड को तांबा नगरी के रूप में भी जाना जाता है। कटनी में अगर हम देखें तो सलीमनाबाद और चतुरिया क्षेत्र है, ये जबलपुर के आसपास का क्षेत्र है, याद रखना है ना। छिंदवाड़ा का अगर हम देखें तो जंगल घेरी, और उत्खनन यहाँ पर जो होता है वो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा किया जाता है ना। तो ये प्रमुख क्षेत्र है, ध्यान में रखना है। ठीक है। तो बालाघाट है, कटनी है, छिंदवाड़ा है ना, ये बालाघाट है, ये बालाघाट के इधर वाला ये जबलपुर और कटनी वाला एरिया यहाँ पर है, और इस वाले एरिया में भी आपका, है ना, तांबा पाया जाता है। ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही देखते हैं, बाकी के जो खनिज है वो हम कल देखेंगे, है ना। खनिज नीति वगैरह जो भी आएगा वो कल के लेक्चर में आएगा, है ना, कल हम इसको फिनिश करेंगे। ठीक है। आज के लिए